नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं डाउटनेट पर, इंडिया के नंबर 1 यूट्यूब चैनल फॉर नीट हिंदी मीडियम। तो भाई, नीट का एग्जाम नजदीक आते जा रहा है और टेंशन बढ़ती जा रही है ना, दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही है कि सर अब हमें कैसे रिवाइज करना है या हमें क्या पढ़ना चाहिए अभी। साथ ही साथ काफ़ी सारे ऐसे बच्चे भी हैं इस समय जिन्होंने अभी अभी अपना बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म किया है या बोर्ड का एग्ज़ाम अभी ख़त्म होने वाला है और सोच रहे कि नीट का एग्ज़ाम दे, या कुछ ऐसे बच्चे जो भले ही पिछले कुछ समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन फिजिक्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो सर बायोलॉजी हो गया हमारा, केमिस्ट्री भी ठीक ठाक है, फिजिक्स थोड़ा सा डाउन जा रहा है। तो अभी हमें फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब बचे हुए 60 दिन में, बचे हुए 2 महीने में हम ऐसा क्या करें जिसमें हम फिजिक्स में बढ़िया नंबर लेकर आ जाए। तो इसी बात का सॉल्यूशन आज मैं आपको इस सेशन में दूंगा। सबसे पहली बात तो, अगर आप में से ऐसा कोई बच्चा है जिन्होंने अभी तक ये वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आने वाले समय में हम आप लोगों के लिए क्लासेस भी लेकर आने वाले हैं और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको नीट से जुड़ी इस चैनल पर मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। फिजिक्स में अगर आपको मार्क्स बढ़िया लेकर आने हैं तो देखो क्या होता है, काफ़ी बार ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने प्रिपरेशन करी थी 6 महीने 8 महीने से या साल भर प्रिपरेशन करी थी, लास्ट ईयर प्रिपरेशन करी थी, लेकिन फिजिक्स में नंबर ढंग के नहीं आए। या ऐसे हो सकते हैं सर आता है लेकिन नंबर नहीं आए फिजिक्स में हमारे, है ना, फिजिक्स में 30 नंबर 40 नंबर 50 नंबर आए। तो उन मार्क्स को हम कैसे 100 पार ले जा सकते हैं या 120 पार ले जा सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 150 से ज्यादा नंबर नहीं आएंगे, 150 से ज्यादा नंबर आएंगे, लेकिन पहले सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है कि हमें हकीकत पता हो कि हम कहां पर है और कहां पहुंचा जा सकता है। अगर मैं आज एक वीडियो बनाऊं और उस वीडियो में आकर बोलूं तुमको कि ये कर लो 150 से ज्यादा नंबर आ जाएंगे, तो एक तरह की फर्जी बात होगी, सीधी बात है। क्यों? क्योंकि समय इतना नहीं है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता और आप 150 नंबर ले आओ फिजिक्स में। 180 में से 150 नंबर लाना मतलब कि अगर आपने साल भर बढ़िया तरीके से हर एक चैप्टर को करा है, हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करी है, हर एक चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन निकाले, पीवाईक्यूज करे हुए, एनसीईआरटी पढ़ी है, तब जाके 150 160 नंबर आपके आएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से 100 120 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो वही एक रेंज होती है, 100 120 तक सब पहुंचते हैं और वो 30 40 नंबर जो होते वही रैंक डिसाइड करते हैं आखिरी में। तो आपको अपना सिलेक्शन अगर पक्का करना हो तो उसके लिए सबसे पहले आप अपना बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग कर लो। बायोलॉजी में बहुत नंबर आने चाहिए बढ़िया तरीके से, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, और फिजिक्स में अब जो बातें मैं बताने जा रहा हूं उनका ध्यान रखना। तो कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमें कितने नंबर लेकर आने हैं। तो मैं अभी बात 150 नंबर 170 180 की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, कि 180 में से 180 आ जाएंगे फिजिक्स में, वैसी बातें नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे कि अगर आपके 50 60 70 80 नंबर तक आ रहे तो आप उसे 100 से 120 के बीच में, है ना, आप कैसे अपने मार्क्स को 100 से 120 के बीच में ले जा सकते हैं। 100 से 120 के बीच में आपका टारगेट सेट होना चाहिए या इससे ज्यादा, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा ना, सबसे पहली बात तो हवा में गोलियां चलाना बंद करनी होगी कि हम सब कुछ ही पढ़ ले, हमें सब कुछ ही आ जाए, और अगर हमें सब कुछ आ गया तो हम तो पूरे नंबर ले आएंगे ना। पूरा, कभी कभार ऐसा होता है जिंदगी में कि पूरा पाने के चक्कर में कुछ भी नहीं हाथ आता, है ना, हम कुछ बड़ा चाहते हैं, हम बहुत सारे चाहते हैं, बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो उस चक्कर में होता है कि कभी कुछ भी नहीं कर पाते हो। तो इसलिए ज्यादा जरूरी है कि एटलीस्ट थोड़े नंबर हम पक्के कर लें। तो उसके लिए कुछ 3 इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पता होना चाहिए। फिजिक्स में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डलवा दूंगा, जिस वीडियो में मैंने पूरे फिजिक्स में हर एक चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बताए हैं। साथ ही साथ आपको किन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए वो एक अलग से पूरा वीडियो बना हुआ है, लेकिन अभी इस वीडियो में भी मैं आपको इंपॉर्टेंट से चैप्टर्स बताऊंगा। साथ ही साथ एनसीईआरटी के बारे में और पीवाईक्यूज के बारे में, ये 3 इंपॉर्टेंट चर्चा हमारी रहने वाली है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि हमें किन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो कुछ चैप्टर्स के नाम मैं यहां पर लेना चाहूंगा, जो चैप्टर्स अगर आप कर ले तो आप 100
पार 100% कर लोगे। मतलब केवल अगर उतने ही चैप्टर आपका अगर आते हैं तो 100+ मार्क्स आपके आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं लास्ट ईयर का पेपर देखूं तो उसके एनालिसिस पर ही, मतलब कि वे चैप्टर्स जिसमें से 100 से 120 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, तो वो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं 7 से 8 चैप्टर से जिससे 100 से ऊपर क्वेश्चंस 100 मार्क्स से ज्यादा का पेपर बना है। तो कौन कौन से चैप्टर से? सबसे पहले आपको मात्रक और मापन या यूनिट एंड डायमेंशन करना होगा। चाहे तो आप नोट कर सकते हैं साथ साथ में, मात्रक और मापन और या यूनिट एंड डायमेंशन। इससे 3 से 4 सवाल पिछले साल आए थे, इस साल भी 3 सवाल आराम से आएंगे आपके। ठीक है, तो अगर हम मान के चलो आप सोच रहे हो कि मुझे 100 नंबर लेकर आने हैं सर, तो 100 नंबर इसके हिसाब से 25 क्वेश्चंस अगर आप करके आ जाते हो बढ़िया तरीके से तो बात बन जाएगी। तो 25 क्वेश्चंस में से मैं आपको एक एक कर गिना देता हूं। 3 सवाल से ज्यादा आप मानो यूनिट एंड डायमेंशन से 110% उससे आएंगे, मात्रक और मापन। उसके बाद में आप क्लास 12th का जो आखिरी का चैप्टर है, आखिरी के चैप्टर से, वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोलता हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी, ये दोनों चैप्टर्स मिलाकर आप 6 सवाल आराम से मान सकते हो, है ना। 6 या उससे ज्यादा सवाल भी आ जाएंगे। ठीक है, मैं तो अभी 6 बोल रहा हूं ताकि न्यूनतम नंबर मान के चल रहे हैं हम, लेकिन इससे ज्यादा सवाल आएंगे वो दोनों चैप्टर्स मिलाकर। और ये दोनों चैप्टर से कितना टाइम लगेगा सर? पहला चैप्टर जो है यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और मापन, अगर आप 2 दिन ढंग से पढ़ लेते, 2 दिन ढंग से पढ़ लेते उस चैप्टर को, एक दिन पूरी थ्योरी, एक दिन पूरे सवाल, तो तीसरे दिन में आप उसका टेस्ट देकर उसमें पूरे नंबर ला सकते हो। रे ऑप्टिक्स, इसमें समय लगता है, बिल्कुल इसमें थोड़ा सा समय लगेगा इन चैप्टर्स में, है ना। या बड़े बड़े चैप्टर्स होते तो इनमें आपको 4 से 5 दिन लगेंगे, आपको बढ़िया तरीके से उसकी थ्योरी पढ़ना होगी, या उससे ज्यादा दिन भी लग सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे साथ साथ में। और वे ऑप्टिक्स या तरंग प्रकाशिकी में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से और ध्रुवण से, पोलराइजेशन से ही सवाल आ रहे हैं हर साल। तो अगर आप उतना कर लेते हो तो आपके 6 से 7 सवाल आराम से बन जाएंगे। इसमें कम से कम 10 से 10 दिन तो आपको देना ही पड़ेंगे। इसके अलावा अगला जो चैप्टर उसी के बाद आता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स से भी आप 7 सवाल, 6 से 7 सवाल 100% मान सकते हो। कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे इसमें? इसमें हर एक चैप्टर अगर आप 2-2 दिन दे दो तो बात बन जाए, मतलब 6 दिन के अंदर अंदर आप 7 सवाल पक्के कर सकते हो अपने। तो कौन कौन से चैप्टर आएंगे सर इसके अंदर? सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव, या आप अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देख रहे हो तो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट होता है, एटम और न्यूक्लियर, परमाणु और नाभिक। ये 3 चैप्टर शॉर्ट तरीके से आपको करने हैं जिससे आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। तो ये चैप्टर्स आसान होते हैं, इनको करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, और साथ ही साथ इनमें जो रिटर्न मिलेगा आपको वो बहुत बढ़िया मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप, है ना, इसके अलावा आप सेमीकंडक्टर कर रहे हैं तो सेमीकंडक्टर से भी आप 3 सवाल मान सकते हो, अर्धचालक से भी 2 से 3 सवाल 100% आते ही आते हैं, है ना। पिछले साल 4 आ गए थे। तो पहला सवाल आपको आएगा डायोड पर ना, बिल्कुल आसान सी बात, लॉजिक गेट पर एक सवाल आता है। ठीक है, और इसके अलावा आपका लॉजिक गेट तो 100% करना ही है, इसके अलावा पीएन संधि वगैरह पर एक आधा सवाल आएगा। तो ये आसान से क्वेश्चंस कर सकते हो आप, और ये आसान सा पोर्शन इतना भी अगर आप कर लेते हो तो ये आप 20 से 25 दिनों के अंदर अंदर आराम से कर सकते हो, और इसमें ही आपके न्यूनतम 19 क्वेश्चन कवर आउट हो जाएंगे। अब अगर आपने 19 क्वेश्चन कर लिए हैं तो आप आराम से बचा हुआ जो समय है उसमें और थोड़े से चैप्टर्स कर आप बढ़िया तरीके से 25 से ज्यादा क्वेश्चन कर आ सकते हैं। अगर ऐसा टारगेट रखोगे कि मेरे को इतने ही करने हैं तो बढ़िया रहेगा। अगर आप उसको नहीं, मेरे को तो हर कुछ ही करना है, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन लगाने हैं, तो मामला बहुत फंस जाएगा। इसके बाद में अगर हम यहां पर आगे बढ़े तो आप क्लास 12 के में ही हम 1-2 और चैप्टर पे फोकस करना चाहते हैं। एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी 2 सवाल, 2 में न्यूनतम लिख रहा हूं, 3 सवाल भी आ सकते हैं, करंट से सवाल आएंगे। और ये ऐसे चैप्टर से जिनको ज्यादा किसी दूसरे चैप्टर से लेना देना नहीं है, इसमें सर्किट सॉल्व करना आपको आना चाहिए, बेसिक सी चीजें आना चाहिए, बड़े तरीके से बात बन जाएगी। इसके अलावा पिछले साल 4 सवाल आए थे, लेकिन मैं 3 ही लिख रहा हूं मैग्नेटिज्म से, है ना, मैग्नेटिज्म या
धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व या गतिमान आवेश और चुंबकत्व, इस चैप्टर को एनसीईआरटी में इस रूप से दिया गया है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके 5 सवाल और मतलब 24 सवाल हो चुके हैं। और ध्यान दो, अभी मैंने कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं लिया, क्लास 11th के तो मैंने एक ही चैप्टर की बात करी है अभी, और क्लास 12th के ये सारे चैप्टर्स है जो अभी आप बोर्ड्स के लिए भी पढ़ते हो, और इन चैप्टर से आप बहुत बढ़िया रूप से मार्क्स लेकर आ सकते हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ आप इसके पहले वाला जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर विद्युतिकी, कहने को वो चैप्टर बहुत बड़ा है। स्थिर विद्युतिकी में 2 बातें आएंगी आपका, है ना, आप उसके अंदर आवेश और विद्युत क्षेत्र की चर्चा करेंगे और विभव और संधारित्र की चर्चा करेंगे, विद्युत विभव और संधारित्र की। लेकिन ये जो चैप्टर्स अगर आप बहुत डेप्थ में पढ़ोगे तो बहुत डिफिकल्ट चैप्टर्स होंगे, जेई और जेई मेंस एडवांस में काफी बढ़िया सवाल बनते हैं उससे, लेकिन नीट लेवल पर आप उसके बेसिक क्वेश्चंस कर सकते हो। पहले इन चैप्टर से ज्यादा सवाल नहीं आते थे, लेकिन पिछले 2 सालों से इनसे सवाल ज्यादा आने लगे हैं। तो अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही चाहे तो उसके 2 सवाल और जोड़ सकते हैं। तो यहां पर अगर आप ये वाले चैप्टर्स कर लेंगे, प्लस मैं 2 सवाल और जोड़ना चाहूंगा इसमें ग्रेविटेशन के। ये दोनों चैप्टर्स जो है अगर आप थोड़ा सा जोर लगाएंगे, कौन कौन से लिख लो, गुरुत्वाकर्षण कक्षा 11वीं का चैप्टर है, और इसके अलावा स्थिर विद्युतिकी कक्षा 12वीं का चैप्टर है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं और इन दोनों को मिलाकर 4 सवाल आराम से आ जाएंगे। तो अगर आप इतना भी कर लेते तो आप 25 से ज्यादा सवाल मतलब 100 से ज्यादा नंबर आराम से लेकर आ जाएंगे। अभी मैंने कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं लिया, कार्य ऊर्जा और शक्ति जैसे चैप्टर, घूर्णी गति जैसे चैप्टर, या इसके अलावा पृष्ठ तनाव वगैरह, ये सारी बातें नहीं करी है, उसके बगैर ही इतने नंबर ला दिए हैं। तो सर इसके बाद में क्या आएगा? इसके बाद में अगर आपके पास समय बचता है तो कुछ और चैप्टर्स प्रायोरिटी वाले या जिन पर आपको ज्यादा जोर देना चाहिए वो चैप्टर्स के नाम बता देता हूं। जैसे अब इसके बाद में जो चैप्टर्स बचते हैं उन सबसे एक एक दो सवाल आएंगे। जैसे क्लास 11th में थर्मल वाला पोर्शन आप कर सकते हो, ऊष्मगतिकी थर्मोडायनेमिक्स कर सकते हो। ये क्लास आप 11th में केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, फिजिक्स में भी होता है, तो इससे 1 से 2 सवाल आपके आ जाएंगे। क्लास 11th में एसएचएम अगर आपने कर रखा है तो उसको, सरल आवर्त गति अगर आपने पढ़ा हो कभी तो उसको बढ़िया से रिवाइज कर लो, उसका 1 शॉट देख लो, उससे 1 से 2 सवाल आ सकते हैं। तरंग से 1 से 2 सवाल आएंगे, 1-1, 2 सवाल इन सारे चैप्टर से आते हैं। इसके अलावा एक और चैप्टर जिससे 1 सवाल 100% आएगा वो होता है 1 घंटे का चैप्टर। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, 1 घंटा पढ़ना है और 1 से 2 घंटे उसका सवाल लगाना है और एक क्वेश्चन 100% आएगा उससे, है ना, वो होता है ईएम वेव्स। तो एक और यहां पर मैं चैप्टर जोड़ देता हूं, ये होगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे से भी सवाल आएगा। तो अगर आप केवल इतने ही जोड़ लेते हो तो यहां पर ये हो गए 9 और 10 19 और 19 के बाद में 20 और ये 6 सवाल मैंने बताए, 26 और ये 29 सवाल या 30 सवाल अगर एक आधा चैप्टर और जोड़ दे तो आराम से हो जाएंगे। 30 × 4 अगर आप करोगे तो 120 नंबर आपके आ चुके हैं केवल इतना करने पर। ठीक है, ये चैप्टर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें हर एक चैप्टर में आपको एनसीईआरटी, ऐसा नहीं एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन के बायोलॉजी जैसे गोद रहे, नहीं, एनसीईआरटी को ऊपर से देखना है। एनसीईआरटी के अंदर जितने डायग्राम दिए हुए हैं, जितने थ्योरम, जितने लॉ लिखे हुए, असर्शन रीजन आ रहे हैं आजकल, कहां से आ रहे हैं? एनसीईआरटी में बायो-सैवर्ट का नियम दिया हुआ है, उससे असर्शन रीजन बन गया। गाउस का नियम दिया, उससे असर्शन रीजन बन गया। ठीक है, तो ये सारे नियम एक बार बढ़िया तरीके से देखने हैं और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व करने ये काफी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इन सब के बहुत बढ़िया तरीके से पीवाईक्यूज देखने हैं, क्योंकि पीवाईक्यू भले ही रिपीट नहीं होंगे लेकिन यहां का कंसेप्ट जरूर रिपीट होगा। इनके कंसेप्ट आपको देखने हैं। तो कंसेप्ट जब आप ये चैप्टर्स पढ़ोगे, इन चैप्टर्स को करोगे तो इनकी थ्योरी आपको पीवाईक्यूज के साथ करनी है और एग्जाम्पल्स के साथ करनी है। क्लियर है? बाकी आप अपना पूरा जोर जो है वो बायोलॉजी पर लगाओ, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पे लगाओ, ताकि आपका स्कोर और बेहतर हो। आई बात समझ में? तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली जो बातें मैंने आप लोगों को बताई है और ये जो चैप्टर्स बताए हैं आप इनको 100% रूप से फॉलो अप करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, अगर आपके इतने चैप्टर्स हो जाते हैं, नीचे कमेंट करो,
है ना, और चैप्टर्स के नाम बताऊंगा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नाम। इसके अलावा एक वीडियो मैं ऑलरेडी अटैच कर रहा हूं कमेंट्स में, उसकी लिंक रहेगी, जिसमें आप जाकर और भी जितने सारे चैप्टर्स उन सारे चैप्टर का वेटेज देख सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये वाला वीडियो आपको बहुत काम आया होगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना जो अभी अभी नीट के लिए तत्पर हुए हैं या जिनको लग रहा है कि नहीं अब हमें नीट की तैयारी करनी चाहिए, स्पेशली ये उन लोगों के लिए वीडियो था। और साथ ही साथ अगर आप अभी नीट के लिए तैयारी करना चाहते हो तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं हमने एक एकलव्य बैच शुरू किया, जिसको आप मेरे नीचे देख सकते हो ना, यहाँ पे एक नंबर आ रहा होगा बार बार, उस नंबर पर आप एक मिस कॉल देकर एकलव्य बैच के बारे में जान सकते हो। उसमें हम यही सारे सीक्वेंस में पढ़ाएंगे और यही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को PYQs और NCERT एग्जाम्पल के साथ कवर अप करेंगे। ठीक है, तो ये वाला वीडियो इतना ही रखते हैं, जल्द ही मिलेंगे हम आने वाले समय में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।